आज की क्लास का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा, संख्या पद्धति से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये जो दोनों चीजें हैं, ये अरे बचपन में मम्मी लिखवाती है ना डॉट डॉट बना के कि भैया ये लिखो, तो ये क्या बना, ये बना बन। पूर्णांक में क्या आता है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तो यानी कि परिमेय संख्या ने सबको क्या कर लिया, अपने अंदर लपेट लिया। जो थोड़ी बहुत संख्या है परिमेय संख्या से भागकर बाहर चली गई, ठीक है, उन्हें उठाकर डाल दिया गया अपरिमेय संख्याओं में, ठीक। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है, जहां पर भाई तुम लोगों की समरी सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए। और आई होप तुम लोगों की तैयारी जो है क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ठीक है। चाहे वो समरी सीरीज हो, चाहे वो तुम्हारी अलग से पढ़ाई हो, पर्सनल स्टडीज हो, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी, ठीक है। और अभी तक तुम ऑलरेडी मैथ्स, अपना फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का लेक्चर देख चुके होंगे। और आज का जो सेशन होने वाला है वो है तुम्हारा पहला लेक्चर, किसका, तुम्हारा मैथमेटिक्स का, ठीक है। और जी मैं कौन हूं, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, और जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता देता हूं, मेरा नाम है कमल कौशिक, मैथ्स पढ़ाना मेरा काम है। बच्चे मुझे कमल सर भी बोलते हैं, कमल भैया भी बोलते हैं, कमल कौशिक के और के को उठाकर के भी बोलते हैं और के स्क्वायर भी बोलते हैं। तो तुम्हारा जो मन है वो बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो आज का सेशन होगा इंपॉर्टेंट सेशन है, पहला लेक्चर है क्लास का, पहले चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब तुम कहोगे सर बोल रहे हो बार बार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो बता दो। तो देखो भैया, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं तुमसे यहां पर ये बोल दूं कि भैया देखो बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है, ये तुम्हें आराम से 6 से 8 नंबर दे सकता है, ठीक है, आराम से 6 से 8 नंबर दे सकता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हारे 1 मार्क में भी आते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन 2 मार्क में भी आते हैं, इसके क्वेश्चन 3 मार्क में भी आते हैं और इसके क्वेश्चन 4 मार्क में भी आते हैं। तो यानी कि ये चैप्टर ऐसा है जो कि तुम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखो जैसा कि तुम जानते हो समरी सीरीज है, समरी सीरीज में चैप्टर का समराइज वर्जन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं यहां पर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को एकदम डीप में घुस के तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से समझा दूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैथ्स में तुम लोगों को पता है कि यार कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, हमें क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा मेन फोकस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर रहेगा कॉन्सेप्ट बताने के बाद। और उसके अलावा बाल को देखो, मैथ्स में बाकी सारे सब्जेक्ट में हो सकता है कि तुम्हारा एक चैप्टर एक लेक्चर में खत्म हो जाए, मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि भैया हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं और हमें क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैथ्स में क्या होगा, ज्यादातर चैप्टर आपके 2 लेक्चर में खत्म होंगे, यानी कि एक चैप्टर की समरी हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। जैसे आज जो है वो क्या है, वो वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम तुम्हारा वास्तविक संख्या का पार्ट 2 होने वाला है। तो सारे बालक उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के केस में पार्ट 2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, 2 पार्ट में खत्म कर देंगे, इस बात की गारंटी है। अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि सर जो वास्तविक संख्या शुरू कर रहे हैं, जो कि आप बता रहे हो कि बोर्ड के एग्जाम में हमारा 6 से 7 मार्क्स या 6 से 8 मार्क्स हमें दे सकता है, उसमें है क्या क्या ये तो बता दो। तो देखो आज की क्लास का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा, संख्या पद्धति से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये जो दोनों चीजें हैं ये सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से हटा दी हैं, एनसीईआरटी में से हट चुकी हैं। तो जिस जिस स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है वहां से ज्यादातर कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो टॉपिक है वो हट चुके हैं, लेकिन कुछ बोर्ड में अभी ये टॉपिक है, जैसे बिहार बोर्ड में ये टॉपिक है, यूपी से हट चुका है, ठीक है। तो यार जिन बोर्ड्स में ये टॉपिक है उनके लिए मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके इस पर बेस्ड केवल एक क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि तुम लोगों को यह हो जाए कि इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा सर हम आज की क्लास में क्या करेंगे, देखो ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा किस फॉर्म में, इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा इस फॉर्म में। किस फॉर्म में सर जी, इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा इस फॉर्म में। HCF एंड LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब आपका लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। ये दो चीजें आपके, ये जितने भी टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, अल्टीमेटली इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बनेगा यहां पर आकर, HCF और LCM पर आकर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो समझ लो ये है, ठीक है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो समझ लो ये है, HCF एंड LCM, ठीक है। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं मेरे लाल और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया आज की क्लास संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। संख्या पद्धति में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बहुत तेजी से चलना है क्योंकि ऑलरेडी तुम जानते हो अपने पास केवल 1 घंटा है, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन वही है कि कम से कम 1 घंटा है बस अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें समराइज करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम चीजों को, जो बेसिक चीजें उन्हें जल्दी कवर कर लेंगे। जैसे कि आपकी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार आते हैं और आपके पास सबसे पहला प्रकार कौन सा है, प्राकृतिक संख्याएं। अरे भैया बचपन से, पहली क्लास से जिस संख्या को मम्मी लिखवाना शुरू कराती हैं कॉपी में, उन्हें ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन सी, अरे बचपन में मम्मी लिखवाती है ना डॉट डॉट बना के कि भैया ये लिखो, तो ये क्या बना, ये बना बन, ठीक है। ऐसे ही वो 2 बनवाती हैं, ऐसे ही 3 बनवाती हैं, ऐसे ही 4 बनवाती हैं। तो यही क्या है, यही है तुम्हारी प्राकृतिक संख्या, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और इनका एक और नाम भी है क्या, काउंटिंग नंबर्स। अगर तुमसे बोल दे कि भैया बताओ तुम्हारी क्लास में कितने लड़के हैं, तो कैसे गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 4, कहां से शुरू करा, 1 से शुरू करा। तो भैया जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, हमारे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारे पास अगली चीज आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, देखो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर तुम 0 को भी काउंट कर लो, अगर तुम 0 को भी ले लो, तो ये जो संख्याओं का समूह बना, ये तुम्हारा पूर्ण संख्या है। तो पहला क्वेश्चन यहां से उठता है तुम लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन यहां से उठता है तुम लोगों के लिए, कमेंट में बताना कि भैया ये ट्रू है या फॉल्स है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, कमेंट में बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ट्रू है कि फॉल्स है। सीधी सी बात है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि बेटा देखो आपका जो 0 है वो एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इसीलिए आपका सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गई बात, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, जैसे कि आपका 0 के दाईं तरफ सारी की सारी धनात्मक संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और दूसरा आपका 0 के बाईं तरफ आपकी सारी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। तो देखो 0 के दाईं तरफ जो धनात्मक संख्या है उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और 0 के बाईं तरफ जो ऋणात्मक संख्या है उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये है हमारे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि सर जीरो से हमारा जीरो से राइट हैंड साइड पर धनात्मक हो गए, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर ऋणात्मक हो गए, तो ये जो जीरो है ये क्या है? क्या ये धनात्मक में आता है या ये ऋणात्मक में आता है? तो बेटा ध्यान रखना, आपका जो जीरो है, आपका जो जीरो है वो न तो ऋणात्मक है, न तो ऋणात्मक है, न तो ऋणात्मक, ना ही धनात्मक है। ध्यान रखना, जीरो आपका ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। जीरो आपका ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है क्या? ऋणेत्तर पूर्णांक और धनेत्तर पूर्णांक। ठीक है, ये दो शब्द याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऋणेत्तर पूर्णांक, अब तुम कहोगे सर ये क्या उठा लाए हैं, ये कौन सा नया शब्द उठा लाए? बेटा ये तुम्हें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ये शब्द तुम्हें परिभाषा में देखने को मिलेगा बार बार। ठीक है, ठीक है। तो ऋणेत्तर पूर्णांक क्या होता है? ऋणेत्तर पूर्णांक तुम्हारे वो पूर्णांक होते हैं जो कि ऋणात्मक ना हो। ऋणेत्तर पूर्णांक तुम्हारे ऐसे पूर्णांक होते हैं जो कि ऋणात्मक ना हो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ऋणात्मक नहीं है, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है वही ऋणेत्तर पूर्णांक होंगे, है ना? तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम बनोगे तेज और तुम बोलोगे सर जी जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है वही ऋणात्मक नहीं होते हैं, इसका मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है वही ऋणेत्तर पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो मेरे लाल हैं, मेरे लाल, ये क्या तुम्हारे घर पे मौसी लग रही है तुम्हारी, हैं, जो इन्होंने ऊपर एक नाम दिया और फिर नीचे एक क्या नाम दे दिया? घर का नाम दे दिया कि भैया स्कूल का नाम रख दिया तुम्हारा आयुष और घर का नाम रख दिया बिट्टू। है, दो नाम थोड़ी ना रखेंगे, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। क्या डिफरेंस है? देखो, ऋणेत्तर पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक जो कि तुम्हारा क्या हो? जो कि तुम्हारा ऋणात्मक ना हो। तो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक तो इसके अंदर आते ही हैं क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं होते। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आता है तुम्हारा क्या? देखो और क्या है जो धनात्मक नहीं है, देखो और क्या है जो धनात्मक नहीं है। अरे मेरे लाल, जीरो भी तो ऋणात्मक नहीं है। देखो क्या है और जो ऋणात्मक नहीं है, जीरो भी तो ऋणात्मक नहीं है। तो मेरे लाल जीरो भी इनके साथ काउंट होता है। तो ऋणेत्तर पूर्णांक वो होते हैं जो कि ऋणात्मक ना हो। तो बेटा धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ जीरो भी तो ऋणात्मक नहीं है, जीरो भी तो ऋणात्मक नहीं है, इसलिए जीरो भी ऋणेत्तर पूर्णांक के अंदर काउंट होता है। अब जैसे ऋणेत्तर पूर्णांक है वैसे ही एक और नाम है, जैसे ऋणेत्तर पूर्णांक है सेम वैसे ही एक और नाम है, क्या? धनेत्तर पूर्णांक। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ऋणेत्तर हो गया, धनेत्तर भी समझ लो। अब ये क्या है भाई साहब? भाई साहब जैसे ऋणेत्तर क्या था? ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। धनेत्तर क्या है? ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक ना हो। तो वो पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है कौन से हैं? आपका जीरो भी ऐसा पूर्णांक है जो धनात्मक नहीं है क्योंकि जीरो धनात्मक भी नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं वो आपके धनेत्तर पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे और उनके साथ साथ जीरो भी आएगा, उनके साथ साथ जीरो भी आएगा। ठीक है, पूर्णांक सबको क्लियर हो गए, धनेत्तर पूर्णांक ऋणेत्तर पूर्णांक सबको क्लियर हो गया। एक एक चीज बताता हुआ चल रहा हूं तुम लोगों को, एक एक चीज बताता हुआ चल रहा हूं तुम लोगों को कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो तुम लोग उसे करके आ सको। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है परिमेय संख्या। अब हमने पढ़ ली प्राकृतिक संख्या, हमने पढ़ ली पूर्ण संख्या, हमने पढ़ ली हमारी पूर्णांक। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखो बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P व Q, जहां पर आपके P व Q
पूर्णांक है, वह q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, वह q बराबर नहीं है 0 के। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि तुम्हारे जितने भी भिन्न हैं वो सब के सब परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि तुम्हारे भिन्न कौन कौन से हो गए? भिन्न हो गए तुम्हारे 1/2, ठीक है, माइनस के 2/3 या 3/2। ठीक है, अब क्या इसके अलावा जो आपके पूर्णांक हैं, क्या वो भी आपके परिमेय संख्या होती हैं? पहले परिमेय संख्या को और अच्छे समझ लेते हैं। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। क्लास 9th में भी तुमने पढ़ाई है, क्लास 8th में भी तुमने पढ़ा है। ठीक है, p/q बोले तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, जहां पर अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि दोनों इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो हर है यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे वाली संख्या कभी भी 0 में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब है 1/2। तो 1.5 या फिर 1/2 भी क्या है? तुम्हारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या -4 जो कि एक पूर्णांक है, 0 जो कि एक पूर्णांक है, या 100 जो कि एक पूर्णांक है, क्या ये कोई परिमेय संख्या होंगे? अगर होंगे तो क्यों होंगे भाई? तो देखो सिंपल सी बात है, आप -4 को लिख सकते हो -4/1। तो ये p/q के रूप में आ गया, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है, और आपका जो q है यानी कि जो बटे वाली संख्या है वो 0 के बराबर भी नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। आप 0 को लिख सकते हो 0/1। ठीक है, ये भी p/q के रूप में आ गया, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और जो q है जो बटे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं है। अंश में क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, अंश में 1 0 है चाहे 2 0 है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका हर में यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/1 यानी कि 0 जो है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। याद रखना, तुम्हारे जितने भी पूर्णांक हैं वो सब परिमेय संख्या होते हैं। 100 को भी तुम लिख सकते हो 100/1। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या होते हैं। यहां तक सबको चमका के नहीं चमका? जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? हाँ भैया, चमक गया, आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखो भैया, ये जो परिमेय है, परिमेय का खेल था, परिमेय संख्या तक का खेल था, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखो, परिमेय संख्या में तुम्हारा सब आ गया। परिमेय संख्या में तुम्हारे पूर्णांक आ गए, पूर्णांक के अंदर तुम्हारी पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ गई। तो यानी कि परिमेय संख्या ने सबको क्या कर लिया? अपने अंदर लपेट लिया। जो थोड़ी बहुत संख्या है परिमेय संख्या से भागकर बाहर चली गई, ठीक है, उन्हें उठाकर डाल दिया गया अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, इन्हें बोला गया वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p व q पूर्णांक है, वह q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐसी संख्या जिन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर p, देखो, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर अंश और हर दोनों क्या हो? दोनों पूर्णांक हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा √2, तुम्हारा √3, तुम्हारा √4। बहुत सारे बालक बोलेंगे सर √4 परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय नहीं होता। ठीक है, √5 या फिर पाई या फिर 0.10111011101110 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों?
तुम कहोगे सर ऐसा कैसे कह दिया तुमने, तुमने कहा था हम -4 को -4/1 लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या बन गया। ऐसे ही मैं √2 को भी तो √2/1 लिख सकता हूं। लेकिन बेटा परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारा p यानी कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या यहां पर तुम्हारा अंश पूर्णांक है? क्या √2 पूर्णांक होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो आपका परिमेय संख्या की शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा, इसीलिए परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे लाल, समझ गए इतना? समझ गए इतना? इतना समझ गए? अब देखो अपरिमेय संख्या में पाई क्यों आया या ये संख्या क्यों आई, क्योंकि ये क्लास 9th में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इनका दशमलव प्रसार जो होता है अपरिमेय संख्याओं का अशांत अनावृत्ति प्रकार का होता है। तो ऐसी संख्या है जिनका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होगा वो सब की सब अपरिमेय के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो पाई और 0.10110110110 क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए एक चीज और भी है, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। कोई भी अपरिमेय संख्या कैसी होगी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक अगर एक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ऐसी संख्या रूट के अंदर ऐसी संख्या अगर है जो कि पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर रूट के अंदर मान लो, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, अगर मान लो रूट के अंदर आ जाए तुम्हारी ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है, जैसे कि मान लो तुम्हारा रूट के अंदर आ गया 4। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो किसी संख्या के वर्ग हो, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 पूर्ण वर्ग हो गया, 9 3 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, 16 4 का पूर्ण वर्ग है, तुम्हारा 81 9 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो जैसे तुम रूट 4 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो ये 2 आ गया, या तुमने रूट ले लिया 49, इसे वर्गमूल से बाहर निकाला, ये आ गया 7। तो अगर वर्गमूल के अंदर तुम्हारी कोई पूर्ण वर्ग वाली संख्या आ जाती है तो वो हल होने के बाद परिमेय बन जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, जो कि आपका पूर्ण वर्ग के बाद क्या लाती हो, पूर्ण वर्ग के बाद क्या लाती हो भाई, पूर्ण वर्ग आपका ऐसी धनात्मक, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी धनात्मक संख्या हो, ऐसी धनात्मक पूर्णांक हो जो कि पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या जितनी भी हैं सारी उठाओ और परिमेय संख्या जितनी भी हैं सारी उठाओ, एक साथ रखो, एक थैले में बांधो और उस थैले को नाम दे दो क्या, वास्तविक संख्या। खत्म टॉपिक। ठीक है, क्या नाम दे दो, वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहां पर तुम्हारी संख्या पद्धति जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है तुम्हारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिला जुला समूह है। ठीक है, मिला जुला समूह है। अब इसके अंदर परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं आ गई। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, ये सब तुम क्लास 9th में कर चुके हो। ठीक है, क्लास 10th में तुम क्या करोगे, क्लास 10th में तुमने देखा है, तुम सीखोगे अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं। वो अगली क्लास में होगा, वो आज की क्लास में नहीं है। आज की क्लास में हम केवल एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों ये टॉपिक तो हमारा संख्या पद्धति का यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ और प्रकार की संख्याएं हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इस्तेमाल होंगी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि सम तथा विषम संख्याएं। सम तथा विषम संख्याएं, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये है सम। ठीक है, तुम्हारी विषम संख्या कौन सी है, तुम्हारा 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारी विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः पूरी तरीके से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या बोलते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो देखो, भाज्य संख्याएं तुम्हारी वो होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर मैं बोलूं ऐसी संख्याएं जिनके
आपके दो से ज्यादा, कितने, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं आपका भाज्य संख्या, या फिर ऐसी संख्याएं जो कि दो से ज्यादा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 4, ठीक है, 4 एक से भी विभाजित होता है पूर्णतः, दो से भी विभाजित होता है पूर्णतः, और 4 से भी विभाजित होता है, तो यानी कि टोटल 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 6, उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, फिर आ गया 12, फिर आ गया तुम्हारा 14, फिर आ गया 15, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारी भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके 3 से ज्यादा गुणनखंड, मतलब सॉरी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो कि 2 से ज्यादा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वहीं पर आपकी जो अभाज्य संख्याएं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं तुम्हारी वो संख्याएं जो कि ठीक 2 संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो, उन्हें हम बोलते हैं हमारी कौन सी, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा यहां पर आ गया 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं ले सकते हैं, 9 मत लिख देना यहां पर। क्यों नहीं लिख सकते 9, क्योंकि देखो 9 जो है वो तुम्हारा 1 से भी विभाजित होता है, 9 से भी विभाजित होता है, और वो 3 से भी विभाजित होता है, तो वो भैया 2 से ज्यादा गुणनखंड है उसके, वो 2 से ज्यादा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसके अलावा एक संख्या जो मैं लिखनी भूल गया वो है 2, ठीक है। 2 जो है हमारी इकलौती सम अभाज्य संख्या है, 2 जो है वो हमारी इकलौती सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या, इकलौती सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि आपकी सम भी हो और अभाज्य भी हो, ठीक है, ध्यान रखना 2 के अलावा, ठीक। अब तुम कहोगे सर जैसे विषम संख्याओं में 1 आ गया था, यहां पर तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में 1 आया ही नहीं, तो 1 हमारा भाज्य होता है कि अभाज्य होता है? बेटा 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही 1 अभाज्य होता है। क्यों? क्योंकि भाज्य की परिभाषा क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य की संख्या क्या है, ठीक 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, यानी कि ठीक 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन जो तुम्हारा 1 होता है वो केवल और केवल 1 से ही पूर्णतः विभाजित होता है, इसके अलावा वो किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित होता ही नहीं है। तो 1 का इकलौता गुणनखंड 1 है, यानी कि 1 केवल 1 ही संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसका मतलब ना वो भाज्य की परिभाषा में आता है ना वो अभाज्य की परिभाषा में आता है। इसीलिए 1 जो है, जो 1 है, वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। खत्म किस्सा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? चलो अब देखो, ये तुम्हारे भाज्य अभाज्य हो गए। अब एक और संख्याओं का प्रकार आता है और वो है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड तुमने क्लास 9th में, क्लास 8th में करना सीखा था, ठीक है। अब संख्याओं का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, ठीक है, और 45, सोलह ही ले लेते हैं। ठीक है, 112, दो संख्याएं ले ली मैंने, 45 और 112। तुम्हारा 112 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे होता है भाई अभाज्य गुणनखंड? याद दिला देता हूं मैं तुम्हें। 112 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 112 विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित करेंगे तो यह आ गया तुम्हारा कितना, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 56 विभाजित हो जाए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 28 विभाजित हो जाए, 2 एकम 2, 2 चौका 8। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 14 विभाजित हो जाए, 2 सत्ते 14। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 7 विभाजित हो जाए, 1। जैसे ही यहां पर 1 आ गया, हमारा
112 का या किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। तो 112 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, 45 की, तो सबसे छोटी संख्या इससे 45 विभाजित होगी 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सबसे छोटी संख्या जिससे 15 विभाजित होगा 3, 3 पंजे 15, और सबसे छोटी संख्या इससे 5 विभाजित होगा 1, तो 5 एकम 5। तो हमारा 45 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो, मैंने ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभी क्यों करे, ये हमें आगे पढ़ना था, लेकिन मैंने अभी क्यों करा, मैं सह अभाज्य संख्या समझाने के लिए तुम्हें ये गुणनखंड करने पड़े। सह अभाज्य संख्याएं आपकी संख्याओं का युग्म होता है, यानी कि हमेशा दो संख्याएं होंगी पेयर में जो कि एक दूसरे के सह अभाज्य होंगी। जैसे यहां पर 12 और 45 है। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, या फिर हम दो चीजें बोलते हैं। पहली तो क्या, पहली तो ये कि आपकी ऐसी संख्याएं जहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, या तो ये बोल दो, या फिर आप ये बोलोगे कि भाई साहब यहां पर आपका ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एक आता है, उन्हें आप सह अभाज्य संख्याएं बोलते हो। ठीक है, उन्हें आप सह अभाज्य संख्याएं बोलते हो। जैसे कि अब 112 और 45 में तुम देख सकते हो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 112 में और 145 मतलब 45 में आ रही हो। ठीक है, केवल क्या होगी ऐसी संख्या? ऐसी संख्या होगी केवल एक। अगर मैं एक की गुणा दोनों जगह पर कर दूं तो उससे कोई मतलब, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक में किसी भी संख्या की गुणा करो वही संख्या वापस आ जाती है। तो केवल और केवल एक जो है वो इन दोनों संख्याओं में 112 और 45 में केवल एक ऐसी संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि कॉमन है, यानी कि ऐसा गुणनखंड आपका केवल एक है जो कि 112 में भी आता है और 45 में भी आता है, या ऐसी संख्या केवल एक है जो कि 112 को भी पूर्णतः विभाजित करती है और 45 को भी पूर्णतः विभाजित करती है। तो भैया दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या फिर दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, या फिर दो संख्याएं जिनके लिए केवल और केवल दो ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग करने के लिए केवल और केवल एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो। ठीक है, तो भैया वो दोनों संख्याएं आपस में क्या होती हैं? आपस में क्या होती हैं भैया? क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती है। तो सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा, वे संख्या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या फिर वे संख्या जिनका HCF एक हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 112, 45, 2 और 3। ठीक है, तुम्हारा 8 और 9। ठीक है, 7 और 11। ठीक है, 7 और 9 भी ले सकते हो। 13 और तुम्हारी जितनी भी ज्यादातर अभाज्य संख्याएं वो सब यही होंगी। वो सब तुम्हारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो एक दूसरे के क्या होंगी? एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या ही होंगी। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? सह अभाज्य संख्या है, सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो, अब हमारा असली टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, अभी इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आएगी, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जल्दी से भाग के आंसर बताओ मुझे इसका, कि सबसे पहले आपका कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। अभी अभी बताया तुम लोगों को, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A, B, C या फिर D, 1, 2, 3 या 0। तो अभी बताया दो अभाज्य संख्याओं का, दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? हमेशा एक होता है। ठीक है, दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो भैया ऐसी संख्या देख लो, देखो 6 और 27, 6 और 27 में क्या है? 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3, 27 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो यहां पर 3 एक ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, तो एक के अलावा एक और गुणनखंड आ गया तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए ऐसी संख्या जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो ये तो सहअभाज्य 3 और 4,
3 का भाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणा 1, 4 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 1। यहां पर तुम देख सकते हो केवल एक संख्या ऐसी है, केवल एक हमारा ऐसा गुणनखंड है जो कि उभयनिष्ठ है, ठीक है, 3 और 4 में। तो यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी जो कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 और 4 हमारे इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? चलो, तो अब ये रहा तुम्हारा चार्ट। अगर तुम लोगों को देखना है फ्लो चार्ट एक मैं बना लाया हूं, जिसके लिए तुम देख सकते हो कि वास्तविक संख्या के अंदर आती है परिमेय संख्या, है परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है पूर्णांक और भिन्न, फिर पूर्णांकों के अंदर आता है तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या और शून्य। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट और होता है, वो भी मैं हाथों हाथ क्लियर कर देता हूं कि भिन्न में और पूर्णांकों में फर्क क्या होता है। भिन्न में और पूर्णांकों में फर्क क्या होता है? आपका 1/2 या 3/2 या 5/7 ये सब भिन्न है, ठीक है, ये सब भिन्न है। और -1/2, -5/7, 3/5 या 3/2 और क्या है उधर 1/2 और 5/7, ये सब तुम्हारी परिमेय संख्या है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? भिन्न और परिमेय संख्या में डिफरेंस क्या है? तो देखो, भिन्न जो है वो परिमेय संख्या का ही पार्ट है। भिन्न जो है वो परिमेय संख्या का ही पार्ट है। तुम्हारा 1/2, तुम्हारे 3/2, तुम्हारा 5/7 वो सब परिमेय संख्या के अंदर भी आएगा जो कि भिन्न के अंदर आता है। लेकिन जो तुम्हारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो भिन्न के अंदर नहीं आती। तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न में अंश और हर, अंश और हर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होंगे, जबकि परिमेय संख्या के लिए ऐसा नहीं है। परिमेय संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भिन्न होते हैं वो भाग होते हैं किसका? तुम्हारा परिमेय संख्याओं का। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चलो, अब भाई मैंने कहा था डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं समरी लेक्चर में भी इतना डीप में पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो अब आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है। मान लो मैं भाग करता हूं किसे? मैं भाग करता हूं 9 को किससे? 2 से, ठीक है। तो मैं 9 को भाग करूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा कितना? 2 चौक 8, और 9 में से 8 गया, बचा कितना? 1, ठीक है। तो यहां पर आपका जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? भाज्य। जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है। जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे हम बोलते हैं भाजक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। भाग करने के बाद जो हमारा मान निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं हमारा भागफल। क्या बोलते हैं भाई? जो मान निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं भागफल। और लास्ट में जो घटाने के बाद बच जाता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। और हमेशा याद रखना, तुम्हारे जो शेषफल का मान होगा, तुम्हारे जो शेषफल का मान होगा वो हमेशा, शेषफल का मान हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, और तुम्हारे भाजक से हमेशा छोटा होगा। तुम्हारे भाजक से हमेशा छोटा होगा। किससे? तुम्हारे भाजक से हमेशा छोटा होगा शेषफल का मान, ठीक है। शेषफल का मान हमेशा 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और भाजक से छोटा होगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहां इस्तेमाल होगा? तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के केस में क्या बोला जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के केस में यह बोला जाता है कि तुम्हारा, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास कोई भी दो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, वो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक हैं। दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? ए और बी, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, ठीक है। तो आप ए और बी को इस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं तो आप उन्हें इस तरीके से लिख सकते हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
जहां पर आपका जो r है वो क्या होगा, उसका मान 0 से बड़ा और b यानी कि जो तुम्हारा भाजक है उससे छोटा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका जो r का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा ही होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मान लो दो संख्याएं ले लो, एक तो a, मान लो a तुम्हारी हो गई कितनी, a तुम्हारी हो गई यहां पर जो हमने ली थी दो धनात्मक संख्याएं ले ली मैंने 9 और b हो गया 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि a और b के लिए तुम q और r निकाल सकते हो। a और b के लिए तुम q और r कैसे निकाल सकते हो, तो देखो यहां पर a क्या है, a होता है हमारा भाज्य, b होता है हमारा भाजक, q होता है हमारा तुम्हारा भागफल और r होता है तुम्हारा शेषफल। यानी कि आप a और b के लिए दो संख्याएं a को b से भाग करके इस तरीके से निकाल सकते हो, q और r तुम्हारे भागफल और शेषफल है। तो अगर तुम a को b से भाग कर दोगे तो तुम्हारे पास भागफल और शेषफल निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहां पर 9 को जब 2 से भाग करा, भाज्य को जब भाजक से भाग करा, तो मेरे पास क्या निकल कर आया, भागफल और शेषफल निकल कर आया। तो आप देख सकते हो, आप 9 को क्या लिख सकते हो, a बराबर b गुणा q, यानी कि भागफल का मान कितना था 4 प्लस शेषफल। क्या ये सॉल्व करने पर यही आएगा, देखो 9 बराबर 2 चौक 8 प्लस 1 यानी कि 9 बराबर 9। तो बिल्कुल, यानी कि हम किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो ऐसी संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं निकाल सकते हैं जिसमें हम उसे लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमेशा ध्यान रखना तुम भाज्य जो लोगे, हमेशा ध्यान रखना तुम भाज्य जो लोगे वो बड़ी संख्या को लोगे। हमें दो संख्याएं चाहिए a और b, हमें दो संख्याएं चाहिए a और b, हमें दो संख्याएं चाहिए a और b, ध्यान है दो संख्याएं चाहिए a और b। a को b से भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल यानी कि q और r आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये जो a है, ये जो a है यानी कि जो ये भाज्य है, ये आपको हमेशा बड़ी वाली संख्या को लेना है। हमेशा याद रखना बड़ी वाली संख्या को आप भाज्य क्या लोगे, बड़ी वाली संख्या को आप भाज्य लोगे। भाज्य हमेशा बड़ा रखोगे आप, ठीक है, किससे, भाजक से, ये चीज याद रखना। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं इसे शब्दों के रूप में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा भाई, शब्दों के रूप में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, क्या, शब्दों के रूप में आप इसे कुछ ऐसे लिखोगे कि भाज्य बराबर भाजक, ए भाज्य बी भाजक, क्यू क्या है, भागफल गुणा भागफल प्लस आर क्या है, शेषफल। तो ये है तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि भैया दो संख्याओं के लिए आप दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए आप q और r निकाल सकते हो। कैसे, a को b से भाग करके, और उसे आप लिख सकते हो क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पर आपका a भाज्य होगा, b भाजक होगा, q भागफल होगा और r शेषफल होगा। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में आप उसे लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात, सॉरी, क्लियर हो गई बात, सॉरी। तो देखो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ी है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और b से छोटा होगा यानी कि भागफल से छोटा होगा। ठीक है, और आपको भाज्य को हमेशा बड़ी संख्या लेनी है और भाजक को छोटी संख्या। ठीक है, अब यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए, और उसे हम बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक प्रोसेस को बार 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 करते रहना जब तक एक फिक्स रिजल्ट ना निकल कर आ जाए, जब तक एक निश्चित परिणाम ना निकल कर आ जाए। जैसे कि तुम्हारे अंदर भी एक एल्गोरिदम फिक्स है, तुम एक गेम को बार 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 खेलते रहोगे जब तक तुम उस गेम को जीत नहीं जाओगे, है ना। तो ये एल्गोरिदम तुम्हारे अंदर फिक्स है, काश ये तुम लोगों की पढ़ाई में भी फिक्स होता,
है ना, कि मैं उस चैप्टर को बार बार पढ़ूंगा जब तक वो चैप्टर मुझे समझ नहीं आ जाता। लेकिन नहीं, बात थोड़ी है, गेम के लिए फिक्स है लेकिन एल्गोरिदम, है ना। तो देखो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि भैया जब एक प्रोसेस को तुम बार बार इस्तेमाल करके कोई निश्चित परिणाम लेकर आओ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार इस्तेमाल करेंगे और क्या लेकर आएंगे, एक निश्चित परिणाम लेकर आएंगे जो कि दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब क्या होता है कि आपका दो संख्या मान लो सी और डी है, दो संख्याएं हैं सी और डी। मैं इन्हें तुम्हें क्वेश्चन से समझा दूंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट बता देता हूं। सी और डी दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम सी और डी दो संख्याओं के लिए क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे और सी बराबर डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखोगे। ठीक है, सी बराबर डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखोगे। कैसे, आपको क्यू और आर निकालना पड़ेगा। क्यू और आर कैसे निकलेगा, सी को भाग करोगे डी से तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, भागफल और शेषफल, यानी कि क्यू और आर आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अगर तुम्हारे इस आर का मान, क्योंकि तुम्हें पता है कि आर का मान क्या होना चाहिए, तो जीरो, जीरो से बड़ा या डी से, और आपके भाजक यानी कि डी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जीरो, आर का मान जीरो आ गया, आर का मान अगर जीरो आ गया, तो ये जो तुम्हारा भाजक है, ये जो तुम्हारा भाजक है डी, यही क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। यही भाजक तुम्हारा सी और डी का एचसीएफ हो जाएगा। और अगर आर का मान जीरो नहीं आया तो तुम फिर से एचसी क्या लगाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे। किस किस के बीच में, तुम्हारा डी और आर, यानी कि डी क्या है, डी है भाजक और आर है तुम्हारा शेषफल। ठीक है, तुम फिर से क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे, उससे तुम्हारा नया शेषफल निकल कर आएगा। तुम फिर देखोगे कि शेषफल जीरो आया या नहीं। अगर जीरो आ गया तो जो नया वाला भाजक था वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और अगर जीरो नहीं आया तो फिर क्या करोगे, फिर से लगाओगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, किसमें, शेषफल और भाजक में। तो चलो भाई, इस प्रोसेस को आप बार बार निकालोगे जब तक आपका आर का मान जीरो ना आ जाए, बस यही करना है। ठीक है, चलो तो अब मैं इसे क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक, एचसीएफ निकालने का काम आता है, आगे के क्वेश्चन करेंगे वहां पर तो एचसीएफ निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले देखो, कह रहा है कि 455 और 42 का मैसे, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक की शॉर्ट फॉर्म है मैसे। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है एचसीएफ। ठीक है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है कि भैया इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ही ज्ञात करना है, फिर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ही आप इसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले हम लगाएंगे वही स्टेप नंबर 1 की जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दो। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तुम जानते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका ए जो है वो बड़ा होगा बी से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या और आपका यहां पर ए क्या होगा, बड़ी वाली संख्या आपकी ए होगी 455 और छोटी वाली संख्या आपकी यहां पर बी होगी यानी कि 42। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहला स्टेप लिखोगे, स्टेप नंबर 1। भाई एक एक चीज तुम्हें डिटेल में लिखवा रहा हूं ताकि तुम लोग एग्जाम में करके आओ तो ढंग से करके आओ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा तुम्हारा कि 455 व 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, ये तुम पूरा खुद लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो क्या होगा भाई, 455 और 42 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो क्या आएगा, 455 और तुम्हारा इसमें जब तुम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बड़ी संख्या को a लेना है, यानी कि 455 बराबर 42 तो हो गया तुम्हारा b गुणा q और r निकालना पड़ेगा। तो अब q और r कहां से आएगा, तो q और r निकालने के लिए, q क्या है भागफल, r क्या है शेषफल, तो q और r निकालने के लिए तुम क्या करोगे, q और r निकालने के लिए तुम यहां पर गुणा कर क्या करोगे, 455 को भाग कर दोगे किससे, 455 को भाग कर दोगे 42 से। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले 455 को भाग करेंगे 42 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 42 एकम 42, कितना आ गया भाई, 45 में से 42 गए, 3 बचा। ठीक है, इस 5 को नीचे उतारेंगे। ठीक, 5 को नीचे उतार लिया। अब ये तो छोटा है,
ठीक है, ये तो छोटा है, क्या करेंगे भाई, हमारा 10, तो ये अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 35। ठीक है, तो शेषफल कितना निकल कर आ रहा है, शेषफल निकल कर आ रहा है हमारा 35। शेषफल कितना निकल कर आ रहा है, शेषफल निकल कर आ रहा है हमारा 35। तो हमारे पास आ गया कितना, भागफल निकल कर आ गया हमारा 10 प्लस शेषफल निकल कर आ गया 35। अब भैया क्या बोला था कि अगर शेषफल का मान 0 आ गया तो यही भाजक जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर शेषफल का मान 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, शेषफल में और भाजक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो भैया लिखो अब इस चीज को, क्या लिखोगे तुम, लिखोगे चूंकि शेषफल जो है वो बराबर है 35 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः क्या होगा, स्टेप नंबर 2 लगेगा, जहां पर हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। किस किस में, आपके शेषफल में और आपके भाजक में, क्योंकि भाजक 42 था ना। अब 35 और 42 में फिर से शेषफल प्रमेय लगेगी, और इस केस में भी हम क्या देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 42 व 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो लगाओ भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, 35 और 42 में क्या आएगा, फिर से वही केस बनेगा, क्या कि 42 बराबर 35 गुणा, क्योंकि बड़ी संख्या को हमेशा हम भाज्य लेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और शेषफल तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फिर से वही केस कि भैया 35 से भाग कर दो किसे, 42 को, तो ये तो डायरेक्टली आएगा 35 एकम 35, कितना बचा, शेषफल बचा 7, भागफल आ गया कितना 1, शेषफल आ गया 7, तो अपने पास आ गया कितना, यह आ गया 1 प्लस 7। तो अभी भी तुम्हारा शेषफल का मान क्या आया है, 7 आया है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। तो फिर से तुम सेम चीज लिखोगे, क्या, चूंकि शेषफल बराबर r बराबर है 7 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः अपने पास कितना आएगा, अपने पास फिर से निकल कर आएगा क्या, अपना स्टेप नंबर 3। क्या होगा भाई स्टेप नंबर 3, फिर से हम शेषफल और भाजक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। शेषफल कितना है, शेषफल है 7 और भाजक कितना है, भाजक है 35। इन दोनों में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओ, तो 35 व 7 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, और इस बार क्या होगा, इस बार भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा, भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा, बताओ जल्दी से। यहां पर भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा, देखो भाई 35 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, तो सीधी सी बात है 35 आपका बड़ा है तो यही भाज्य होगा। तो भाज्य बराबर भाजक, यानी कि 7 गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम कि भाज्य को भाग कर देंगे भाजक से, तो 7 पंजे 35, 35 में से 35 गया 0, भागफल आ गया 5, शेषफल आ गया 0, तो 7 गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भैया अब अपना काम हो गया, शेषफल आ गया 0, हम लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी कि r बराबर है 0 के, ठीक है, अतः अब हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। अतः तुम्हारा जो दोनों संख्याओं का HCF था, HCF ऑफ कितना 455 व 42, वो कितना आ गया, वो आ गया तुम्हारा जो इस टाइम पर भाजक था, इस टाइम पर भाजक क्या था, इस टाइम पर भाजक था भाई साहब 7, इस टाइम पर भाजक क्या था, इस टाइम पर भाजक था 7। तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा HCF किसका, तुम्हारा HCF 455 और 42 का। ठीक है, समझ में आ गया सबको।
अब एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, एक बार खुद करके देखना, ठीक है। उसके बाद दो संख्याओं का कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाकर दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल कर देखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अगर तुम लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है नहीं, तो तुम लोगों की बुक जो भी चल रही है अगर उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है तो उसे सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, क्या कि जब तुमने एचसीएफ निकाला, ठीक है, जो तुमने यहां पर अब एचसीएफ निकाला है 7, ये एचसीएफ केवल तुमने 455 और 42 का नहीं निकाला, इसमें तुमने 3 स्टेप लगाए। 3 स्टेप में तुमने 2 बार क्या लगी, 3 स्टेप में तुमने 2 अलग अलग संख्याओं में क्या लगाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई। जैसे यहां पर 35 और 7 में लगाई, ठीक है, यहां पर तुमने 455 और 42 में लगाई, यहां पर 42 और 35 में लगाई। ये जितने स्टेप में तुमने जितनी संख्याएं लगाई हैं उनका जो एचसीएफ है वो क्या है, वो सबका एचसीएफ तुम निकाल चुके हो और वो सबका 7 है। तुम्हारा 35 और 7 का एचसीएफ भी 7 होगा, ठीक है। तुम्हारा 42 और 35 का एचसीएफ भी 7 होगा और तुम्हारा 455 और 42 का एचसीएफ तो 7 है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक फायदा है, एक प्रॉफिट है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी हो गई है अच्छे से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये बता दिया है। अब आती है हमारे पास अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं बोलती है, सिंपल इतना बोलती है कि सुनो मेरी बात, कि भैया आपकी जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि भाज्य संख्या है 4, ठीक है, भाज्य संख्या है 4, या तुम्हारी भाज्य संख्या है 6, या तुम्हारी भाज्य संख्या है कितनी, 49 ले, हाँ 98 ले लेते हैं, 98 है, ठीक है, या 42 है, 42 ले लेता हूं, चलो, ठीक है। आपकी जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें बोलते हैं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और ये जो गुणनखंड आएगा, ठीक है, ये जो गुणनखंड आएगा, ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। मतलब कि आपका ये हर संख्या के लिए अपना एक अलग क्रम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो क्रम 2 का है वो क्रम 6 का भी हो जाएगा, या जो क्रम 42 का है वो क्रम 4 का भी हो जाएगा। देखो, जैसे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2, ठीक है। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3। 42 का अभाज्य गुणनखंड वैसे तो मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसका 112 और 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया था, सेम उसी तरीके से यहां पर तुम निकालो। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 42। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 42 कट रहा है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 21 कट रहा है 3, 3 सत्ते 21। सबसे छोटी संख्या जिससे 7 कट रहा है तो 7, 7 एकम 7। तो हमारे पास आ गया अभाज्य गुणनखंड कितना, अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 3 गुणा कितना 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज हमारी क्या बोलती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बोलती है। अब इसकी सहायता से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, उस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं भाई, उस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है, इसकी सहायता से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आ जाओ जरा देखो, वो भी सिखा देते हैं हम। जैसे कि ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीजें तुम्हें सिखाऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध है मैं वो भी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाओ यहां पर देखो, तुम्हारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड देखो, सबसे छोटी संख्या जिससे 96 कट रहा है 2, तो यह आएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। सबसे छोटी संख्या जिससे 48 कट रहा है वो हो गया 2,
2 दूनी 4, 2 चौक 8, सबसे छोटी संख्या जिससे 24 कट रहा है 2, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 12, सबसे छोटी संख्या जिससे 12 कट रहा है 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये आ गया तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड किसका? अभाज्य गुणनखंड 96 का। तो 2 1 2 3 4 5 और 3, तो 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तिया 96। ठीक है, तो हम HCF और LCM निकालने के लिए इस अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या है? 2 5 बार गुणा में, यानी कि 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ठीक, अब ऐसे ही 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले आएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो ये तो खुद से ही विभाजित होगी, तो 101 एकम 101। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 101, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो अगर अब मैं डायरेक्टली यहां पर बात करूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं HCF निकालना। HCF कैसे निकलेगा? HCF किसका? 96 और 404 का। HCF किसका? 96 और 404 का। तो देखो HCF क्या होता है? HCF होता है तुम्हारे उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। दोबारा सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। दोबारा सुन लो, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होते हैं? जो कि मैंने पहले भी बताया था, वो गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हो। तो देखो जरा, 96 और 404 की जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, इसमें कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो उभयनिष्ठ है? तो ये है 2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, इसकी न्यूनतम घात क्या है? यहां पर है 2 की घात 2, यहां पर है 2 की घात 5। न्यूनतम घात कौन सी है? 2 की घात 2। ठीक है, वाले पदों का गुणनफल। अब यहां तो कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। अगर कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो हम क्या करते हैं? हम उसे भी ले लेते। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई और नहीं है, तो हम केवल इसे ले लेंगे। उभयनिष्ठ घात की, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पद और उनका गुणनफल। तो भैया यहां पर इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 की घात 2। तो यहां पर हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 बोले तो 4। तो बेटा HCF निकल कर आ गया 4। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं LCM निकालू यहां पर, तो LCM क्या होगा? LCM होगा 96 और 404 का। देखो, जहां पर हम जब HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं तो हम लेते हैं क्या? आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे पहले तो क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि वो गुणनखंड जो दोनों जगह पर उपस्थित हो। ठीक है, उसकी न्यूनतम घात। ठीक है, और उसमें भी फिर क्या लेते हैं? उसमें भी हम लेते हैं पदों का गुणनफल, न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। सीधी सी बात है। LCM में हम क्या देखते हैं? LCM में देखते हैं हम सारे गुणनखंड, उभयनिष्ठ नहीं चाहिए, सारे, और सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर सबसे पहला गुणनखंड है 2, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की सबसे बड़ी घात है 5, तो 2 की घात 5 गुणा, उसके बाद अगला गुणनखंड कौन सा है? अगला गुणनखंड है 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है भैया? 3 की सबसे बड़ी घात है 1। फर्क नहीं पड़ता वो दोनों में है या नहीं, उभयनिष्ठ नहीं देख रहे अब हम यहां पर हमें हर एक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल लेना है। तो 3 की घात 1, 2 की घात 2, भैया 2 तो पहले ही आ चुका, 2 की सबसे बड़ी घात वाले पद को हम पहले ही ले चुके हैं, छोड़ दो। और क्या बचा? 101 की घात 1। तो अपने पास क्या आएगा? देखो, 2 की घात 5 हो जाएगा कितना? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, ये तो 96 ही हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 या 96, 96 गुणा 101 कर लो, 96 गुणा 101, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 एकम 96 का 6, हासिल को गया 9, 96 गुणा 0 9। ठीक है, और 96 एकम 96, ये लो भाई, ये हो गया तुम्हारा LCM, ये आ गया तुम्हारा LCM।
ये आ गया तुम्हारा एलसीएम। एचसीएफ आ रहा है 4, एलसीएम आ रहा है 96 गुणा 96, सीधी सी बात। अब ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ में हम देखते हैं उभयनिष्ठ घात के न्यूनतम, उभयनिष्ठ देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। एलसीएम में हम देखते हैं क्या, आपका प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणनफल। ठीक है, इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध होता है जो कि क्या है, जो कि है ये कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये अगर आपका दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो a, b का आपने एचसीएफ निकाला और इन्हीं दो संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला a, b का, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तुम लोगों को चेक करना है, तुम लोग चेक भी कर सकते हो इस चीज को तुम लोग हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारा दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला तुमने 96 और 404 का, तो एचसीएफ 96 और 404 और एलसीएम 96 और 404, इसका मान देखना जरा। एचसीएफ का मान है कितना 4 और एलसीएम का मान है 9696, 4 गुणा 9696, 4 की गुणा करेंगे तो 4 छिंग 24 का 4 हासिल हो गया 2, 4 निम 36 और 2 हो जाएगा 38 का 8 हासिल हो गया 3, 4 छिंग 24 और 3 27 का 7 हासिल हो गया 2 और हमारा 4 निम 36 और 2 38, तो यह आ रहा है 38,784। वहीं पर आप 96 की गुणा कर दो किससे, 404 से, क्या आएगा 96 की गुणा करेंगे 404 से, यहां पर कर देते हैं एक बार जल्दी से, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल हो गया 2, आ जाएगा 2, 6 चौक 24, 9 चौक 36 का 6 हासिल हो गया 3, ठीक है, यह आ गया 3 और 9 चौक 36, तो 4 6 2 8, ठीक है, 4 3 7, 6 2 8 और 3, तो तुम्हारा ये भी कितना आ रहा है 38,784। तुम देख सकते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 38,784 आ रहा है और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 38,784 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अब किसी को कोई दिक्कत यहां पर? चलो और क्वेश्चन देखते हैं जरा जल्दी से। जैसे कि अब ये बोल रहा है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले देखो भाई, और ये वाला जो फॉर्मूला है केवल दो संख्याओं के लिए अप्लाई होता है, ध्यान रखना। दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। 3 के केस में मत कर देना ये काम। ठीक है, आ जाओ देखो, 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा कितना, 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखो कर लेते हैं जरा जल्दी से, साइड में ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 36, 18, 9, तुम कर लेना जल्दी जल्दी, 3 और 1, हाँ ठीक है, 8 ने 72, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 3 और 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आएगा, 72 आ गया। 72 के बाद अब क्या है, 120, 120 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2, 60 आ गया, 2, 30 आ गया, 2, 15 आ गया, 3, 5 आ गया, 5, 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। ठीक है, तो यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। तो अब जब तुम यहां पर निकालोगे क्या, तुम्हारा एचसीएफ 6, 72 और 120 का, तो वो क्या आएगा, एचसीएफ जब तुम निकालने जाओगे तो तुम देखोगे कि
HCF क्या था? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहले इन तीनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? देखो जरा, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से? सबसे पहला है 2। 2 आपका तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में आ रहा है, ठीक है। तो 2 की न्यूनतम घात वाले पद, 2 की न्यूनतम घात, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की न्यूनतम घात है ये, 2 की घात 1। चलो जी, 2 की न्यूनतम घात वाले पद। और कोई है उभयनिष्ठ गुणनखंड? बिल्कुल है, 3 भी यहां पर इस बार उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तीनों जगह पर आ रहा है। तो इसकी न्यूनतम घात कितनी है? इसकी न्यूनतम घात है 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो न्यूनतम घात है 3 की घात 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 की घात 1, 3 की घात 1, कितना हो गया? 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो HCF आ गया 6। LCM प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला गुणनखंड है 2। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात है वाला पद है, ठीक है। फिर 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो ये हो गया हमारा 3 की घात 2 सबसे बड़ी घात वाला पद है, ठीक है। और उसके बाद एक और गुणनखंड है, वो है 5। उसकी अधिकतम घात कितनी है? उसकी अधिकतम घात है 1। तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 2 की घात 3 यानी कि 8 पंजे 40, ठीक है। 40 गुणा 9, तो 9 चौक 36, ये आ गया 360। ये लो भाई, ये आ गया हमारा कितना? 360। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत? चलो क्लियर हो गया। तो HCF और LCM निकालना आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, और आपका किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालना आ गया, और हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकलना आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो देखो, अब ये बोल रहा है कि क्या 4 की घात n में तुम n का कोई भी मान रखो, n का कोई भी मान रखो, क्या उसके लिए तुम्हारा ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकती है? तो देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया? इसका अभाज्य गुणनखंड होगा कि 2 गुणा 2 की घात n, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 2 की घात 2n, ठीक है। और अगर कोई भी संख्या 0 से समाप्त होती है तो तुम चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है। या तो तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम यहां पर 1 रखो, n की जगह पर फिर 2 रखो, फिर -1 रखो, फिर 3 रखो, इस तरीके से अलग अलग मान रख के देखो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। यही इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम उसका क्या करो? उसका अभाज्य गुणनखंड करो पहले, और उसे ऐसे दिखाओ, और उसके बाद तुम ये बोलो कि जो संख्या 0 से समाप्त होती है उसमें 5 गुणनखंड होता है। 5 गुणनखंड होता है, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 0 से समाप्त होती है तो उसमें 5 गुणनखंड जरूर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं 10 की बात कर लेता हूं, ठीक है, तो 10 होता है 2 गुणा 5। मैं बात कर लेता हूं तुम्हारा हम बात कर लेते हैं 100 की, तो यहां पर होता है तुम्हारे पास 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो यहां पर भी 5 गुणनखंड आ गया, ठीक है। तुम 120 की अगर बात करोगे तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 120 का अभाज्य गुणनखंड करना जरा, तो ये होगा 2, अभी तो 2 मिनट पहले किया था यार, ये तो रहा 120 का भाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5। तो तुम देख सकते हो, तुम इसके अलावा कोई भी संख्या उठा लो, तुम देख सकते हो कि अगर कोई भी संख्या 0 से समाप्त हो रही है तो उसमें गुणनखंड 5 जरूर है, उसमें गुणनखंड 5
जरूर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी संख्या 0 से समाप्त होती है उसमें गुणनखंड 5 जरूर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में खंड में 5 नहीं है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये रहा, इसका अभाज्य गुणनखंड है ये, इसमें 5 नहीं है। अतः n के किसी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। खत्म किस्सा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि हमने करने हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम परिमेय संख्या कितनी होती है? तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं, ये क्लास 9th का टॉपिक है, तो इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए हमेशा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं तुम्हें करा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 95 और 140 152 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो HCF इसका अब तुम लोग खुद निकालना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बल्कि कर लेते हैं यार, लाओ दो, तुम फिर कहोगे कि सर बीच में छुड़वा दिया। देखो 95 का क्या निकालोगे? सबसे पहले आ गया 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 19 1 जा 19। तो 95 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, ये आ गया 5 गुणा 19। ठीक है, 5 की घात 1 गुणा 19 की घात 1, 152 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 2 7 14 2 6 12। ठीक है, उसके बाद 2 6 6 2 8 16, उसके बाद 2 एकम 2 2 ने 18, उसके बाद 19 एकम 19। ठीक है, 19 एकम 19। तो यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारा HCF पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 की घात 3 और 19 की घात 1। 2 की घात 3 और 19 की घात 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा, देख लो भाई, HCF क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड में न्यूनतम घात वाले पदों का, किसी अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड में न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है 19। 19 की न्यूनतम घात कितनी है? 1। तो यानी कि 19 की घात 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 इस दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो सी विकल्प आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो यार, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे अभी तुम लोगों को कराने थे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हें यहां पर स्लाइड्स में मिल जाएंगे, तो एक बार तुम इन क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम जो है इन सब की तुम प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, जहां पर हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले HCF और LCM के वर्ड प्रॉब्लम भी मैं तुम लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ा जाएगा सीरीज में कुछ भी, ना जी ना। ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, 1 घंटे 17 मिनट 1 घंटे 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ठीक है, कोशिश मैंने ये करी थी कि जल्दी से जल्दी खत्म कर लूं, बट तुम जानते हो कि मैथ्स में यार क्वेश्चन कराने में टाइम जाता है। ठीक है, तो अभी अगली क्लास में काफी सारे क्वेश्चन होंगे, तो आई विल वेट फॉर यू गाइस देयर। ठीक है, तो पहुंच जाना समरी सीरीज के मैथ्स के अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।